नमस्कार, मैं मोहन पाठक और आज मैं फिर लेके आ गया हूँ। आज हम शुरू करेंगे महाजनपद काल। तो हमने थोड़ा थोड़ा पॉइंट यहाँ पे बना रखा है जिससे कि थोड़ा आसानी हो जाए आप लोगों को समझाने और बताने में, क्योंकि विस्तार से बताने में कुछ ज़्यादा ही समय लग रहा है और जो एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है उसको थोड़ा और कट करके हम एग्ज़ाम के लिए लेके आए हैं, क्योंकि कोर्स भी कंप्लीट करना है। तो चलिए महाजनपद के बारे में जानते हैं। तो 2500 साल पहले कुछ जनपद महत्वपूर्ण हो गए थे। जो 2500 वर्ष थे पूर्व कुछ जनपद महत्वपूर्ण हो गए थे, उन्हीं को क्या कहा गया? महाजनपद कहा गया। जो सबसे महत्वपूर्ण जनपद हो गए थे उन्हें क्या कहा गया? महाजनपद कहा गया। इनकी संख्या कितनी थी? तो 16 थी। तो याद कर लीजिए महाजनपदों की संख्या कितनी है? 16 है। और इसी में थोड़ा मैं आहत सिक्के को भी ले लिया हूँ। तो सबसे पुराने सिक्के कौन होते हैं? तो आहत सिक्के होते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे पुराना सिक्का कौन सा है तो आहत सिक्का होता है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान ले। ये कितने सालों तक चले थे? तो 500 साल तक चले थे, मतलब 5 शताब्दी तक चले थे। मतलब 1 2 3 4 5 100 साल 100 साल 100 साल 100 साल, मतलब 5 शताब्दी 500 साल तक चले थे। ये कैसे होते थे? तो चांदी सोने के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत करके बनाया जाता। आहत मतलब चोट मारना, ठीक है। तो पहले से ही वो निशान बने होते थे, उन्हीं को आप चोट मार के, जैसे आप इस समय मुहर वगैरह मारते हैं, स्टाम्प वगैरह, तो वो चीज़ होंगे। अब देखिए 16 महाजनपद को भगवती सूत्र जो जैन ग्रंथ है उसमें आपको इसमें मिलता है। भगवती सूत्र में 16 महाजनपद के बारे में जानकारी मिलती है, वहाँ पे इसका उल्लेख मिलता है। तो इसको मैंने आपको पूर्व वाले वीडियो में जहाँ पे वहाँ पे आपको पढ़ाया मैंने। गणतंत्र की बात करें तो गणतंत्र जो होता था और राजतंत्र, ठीक, वज्जी और मल्ल जो होते थे ये 2 राज्य ऐसे थे जिन्हें गणतंत्र कहा गया है। नोट कर लीजिएगा, वज्जी और मल्ल 2 राज्य ऐसे होते थे जिन्हें गणतंत्र कहा गया। और जितने भी राज्य होते थे, जैसे अन्य राज्य जो हो गए, उन्हें राजतंत्र कहा गया, ठीक है। भगवती सूत्र में जैन ग्रंथ मिलता है, ठीक है। गणतंत्र किसने कहा गया? तो वज्जी और मल्ल, सिर्फ इन 2 राज्यों को ही गणतंत्र कहा गया। बाकी सभी अन्य राज्यों को, जितने आपके 14 राज्य बचे, उन्हें राजतंत्र कहा गया। अगर सबसे शक्तिशाली राज्य की बात करें तो आप जैसा कि देख रहे हैं मगध, जो आज पटना के नाम से जाना जाता है। मगध जो थी इसकी राजधानी, ठीक है, पटना थी। चलिए आइए देखते हैं। अब हम आते हैं हर्यक वंश में। हर्यक वंश जो था बिंबिसार इसमें था 544 से 492 ईसा पूर्व तक था। बुद्ध का ये समकालीन था। जो महात्मा बुद्ध थे उनका ये समकालीन था। इसके विस्तार, जो राज्य विस्तार होता था उसके लिए ये 2 तरीके अपनाता था। एक तो वैवाहिक तरीका अपनाता, वैवाहिक नीति अपनाता था, और दूसरा ये क्या करता था? आक्रामक नीति अपनाता था, उसमें युद्ध करता था। वैवाहिक नीति जो होती थी इसकी वैवाहिक नीति जो होती थी, इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर लें तो इसके तहत उसने 3 विवाह किए थे और अपनी स्थिति को मजबूत बनाया था। उसकी जो प्रथम पत्नी थी कौशल राज की पुत्री और प्रसेनजीत की बहन थी, ठीक है। पहली पत्नी कौन थी? कौशल राज की पुत्री और प्रसेनजीत की बहन थी। और उसके साथ दहेज में इसने क्या प्राप्त किया था? तो काशी ग्राम को प्राप्त कर लिया था। काशी ग्राम को प्राप्त कर लिया था, जिससे उसे कितनी आय होती थी? तो 1 लाख की आय होती है। 1 लाख जो धन होता था, रुपया होता था उस समय का, उसकी आय होती थी। अगर इसकी दूसरी पत्नी की बात कर ली जाए तो वो लिच्छवी की राजकुमारी, जो वैष्णवी दूसरी पत्नी जो थी वो वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी चेल्लड़ा थी। कौन थी? चेल्लड़ा थी, जिसने अजातशत्रु को जन्म दिया। मतलब बिंबिसार का पुत्र जो अजातशत्रु है उसको इसने पैदा किया। अब अजातशत्रु बिंबिसार के साथ क्या करता है वो तो अभी अगले सेगमेंट में अभी आपको पता चल जाएगा। तो इन सारी, और जो तीसरी पत्नी थी उसके बारे में हम बता दें तो उसकी जो तीसरी रानी थी, पत्नी थी, पंजाब के मद्र कुल के प्रधान की पुत्री होती थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, ठीक है। इसका पुत्र जो था अजातशत्रु था। तो आइए अजातशत्रु के बारे में जान लें। तो अजातशत्रु एक ऐसा व्यक्ति था, ठीक है,
उसने अपने पिता बिंबिसार की क्या की थी, हत्या कर दी थी। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी थी। हत्या करके शासक बन गया था कहाँ का, मगध का। हत्या करके शासक कहाँ का बन गया था, मगध था। अब इसी वजह से इसका एक नाम हो गया पितृहंता हो गया, ठीक है, पितृहंता, ठीक है, पिता को मारने वाला, पितृहंता। और इसको उपाधि मिली थी, कुड़िक नाम की उपाधि से मिली थी। महत्वपूर्ण क्या है एग्जाम के प्रोस्पेक्ट से, तो राजगृह सप्तपर्णी गुफा में इसने क्या करवाया था, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया था। इम्पॉर्टेंट क्या है, राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में इसने प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया था, जहाँ पे बुद्ध की शिक्षाओं को सुत्त पिटक और विनय पिटक के रूप में लिपिबद्ध किया गया था। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट था। अब इसके बाद जो था उदायन, उदायन जो था 460 से 444, अजातशत्रु 492 से 460 था, ठीक है। अब उदायन जो था ये जो पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना करता है। अगर पूछा जाए पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था, तो उदायन ने किया था, जिसे उदयन लोग कहते हैं सामान्य भाषा में, लेकिन इसका असली नाम जो था उदायन था, ठीक है। पाटलिपुत्र जो है कुसुमपुरा के नाम से भी जाना गया, ठीक है। नगर की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाया। यह क्या था, जैन धर्म का अनुयायी था। अमात्य, ये पूछा जाता है कि अमात्य क्या होते हैं, अमात्य क्या होते हैं। तो अमात्य जो होता था उसे आपको हिंदी में सेनापति, जो अपना सेनापति होता है उसको आप अमात्य कहा जाता था उस समय। उसका सेनापति जो था शिशुनाग था। अब इसने क्या किया, इसने तो अपने बिंबिसार ने अपने पिता क्या गया उदायन, ठीक है, सॉरी, जैन धर्म का अनुयायी था उदायन। अब उदायन का जो सेनापति था शिशुनाग, इसने क्या किया, शिशुनाग ने इसको पदच्युत मतलब पद से हटा दिया, ठीक है। पदच्युत जो शब्द है यहाँ पर संविधान में सुनने को मिलता है कि राष्ट्रपति को पदच्युत कैसे किया जाए, मुख्य न्यायाधीश को पदच्युत कैसे किया जाए, लोकसभा अध्यक्ष के मतलब अन्य चीज़ें, पदच्युत मतलब पद से हटाना, ठीक है। तो अमात्य सेनापति शिशुनाग जो था उसको पदच्युत करके मगध की गद्दी पर बैठ गया और शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी। चलिए आइए देख लें शिशुनाग वंश क्या है। शिशुनाग वंश जो था 413 से 395 ईसा पूर्व तक चला। अवंती राजधानी क्या थी, उज्जैन थी। उज्जैन कहाँ थी, शिप्रा नदी के किनारे स्थित थी, ठीक है। उज्जैन कहाँ थी, शिप्रा नदी के किनारे स्थित थी। उज्जैन कहाँ थी, शिप्रा नदी किनारे स्थित थी, ठीक है। इसकी जो सबसे बड़ी उपलब्धि थी, इसने क्या किया, अवंती, ठीक है। इसकी जो सबसे बड़ी उपलब्धि थी, इसने जो इसकी राजधानी अवंती जो थी, इसकी राजधानी उज्जैन थी और जो शिप्रा नदी के किनारे स्थित थी को इसको क्या किया, जीत लिया, इसको तोड़ दिया। इसकी जो शक्ति थी उसको तोड़ दिया और उसके बाद तोड़ दिया। और जो अक्सर इसका विरोध करता था शिशुनाग का, तो उसको क्या किया, अपने राज्य में जोड़ लिया, ठीक है। इसने क्या किया, इसे अपने राज्य में जोड़ लिया। देखिए यहाँ पे हिस्सा बना लिया। और ये क्या थी, इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी, अवंती को इसने। अगर और क्या किया, मगध की सीमा जो इसकी थी अब कहाँ तक इसकी चली गई, तो पश्चिम मालवा तक फैल गई। पश्चिम मालवा तक इसकी सीमा फैल गई। अब इसका जो पुत्र था, शिशुनाग का पुत्र था कालाशोक। शिशुनाग का जो पुत्र था ये कालाशोक था। तो शिशुनाग की मृत्यु के बाद ये मगध का शासक बना, ठीक है। पुराणों में इसका नाम काकवर्ण होता था, कौवे के जैसा दिखने वाला, समझ लीजिए, इतना तो आप लोग समझदार हैं ही। वैशाली में इसने दूसरी बौद्ध परिषद की बैठक की और पाटलिपुत्र में मगध की राजधानी का स्थानांतरण किया। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया, ठीक है, कालाशोक, ठीक है। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन अजातशत्रु, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कालाशोक ने किया। चलिए ये नंद वंश के बारे में जानते हैं। महापद्मनंद इसका संस्थापक, नंद वंश का संस्थापक कौन था, महापद्मनंद इसका संस्थापक था। इसे शूद्र कहा गया, मतलब ये शूद्र था,
क्या था, शूद्र था और बड़ी मज़ेदार चीज़ थी। इसे परशुराम का नाम दिया गया, क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया। अन्य आगे पढ़ते हैं इसमें क्या दिया है। शूद्र शासक था, क्षत्रियों का नाश करने वाला था, तो उसके हिसाब से इसका नाम पुराणों में सर्वछत्रांतक कहा गया। क्या कहा गया, सर्वछत्रांतक कहा गया। अब इसका दूसरा नाम जो था परशुराम के नाम पे पड़ा जिन्हें भार्गव कहा जाता था, तो भार्गव भी इस महापद्मनंद को कहा गया। ठीक है। और कलिंग कौशल पर को मतलब इसने क्या किया, कलिंग और कौशल पर इसको हथिया लिया, जिसके बाद इसको कुछ उपाधियां प्राप्त हुई। मतलब कलिंग और कौशल, ठीक है, कलिंग और कौशल पर इसने क्या किया, कब्जा कर लिया। जो इसके खिलाफ हमेशा बोलते थे उनको कब्जा कर लिया और अपना एक राट और एक छत्र की उपाधि धारण की। क्या किया, एक राट और एक छत्र की उपाधि धारण की। आइए घनानंद के बारे में जानते हैं। घनानंद जो था वही व्यक्ति है, याद करिए, जिसने महान विद्वान, अर्थशास्त्र के लेखक, ठीक है, ये सब्जेक्ट वाला अर्थशास्त्र नहीं, राजनीति वाला अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, इनको कौटिल्य, विष्णुगुप्त आदि नामों से जाना जाता है। ठीक है। उनको क्या किया था, अपने दरबार में अपमानित करके भगा दिया था, जहाँ पर उन्होंने अपनी चोटी को खोल दिया था, अपनी शिखा को खोल दिया था और प्रण किया था कि जब तक घनानंद का नाश नहीं करूँगा तब तक मैं अपनी इस चुटिया को नहीं बांधूंगा, और बिना चप्पल वगैरह पहने निकल देते हैं। ये ब्राह्मण थे और काफ़ी दुखी थे घनानंद से। तो आइए देखते हैं इन्होंने क्या किया घनानंद के साथ। ठीक है। घनानंद बहुत ही ताकतवर राजा था। घनानंद जो था बहुत ताकतवर था, इसीलिए उसने चाणक्य का अपमान किया। चाणक्य उसके दरबार में एक तरह से उसके दरबार में ही रहते थे। ठीक है। पदाधिकारी रहे होंगे, कोई मंत्री वगैरह जो भी थे। तो सिकंदर जो था वो हर जगह हमला करते हुए आ रहा था। जब उसने भारत पर हमला करने की बात कही तो उसकी सेना जो थी पीछे हट गई, मना कर दिया। अब घनानंद के बारे में जानते हैं। घनानंद एक बहुत ही क्रूर शासक था और बहुत शक्तिशाली था। 322 ईसा पूर्व में 322 ईसा पूर्व में जब भी कोई क्रूर और अत्याचारी बन जाता है तो उसका नाश होता है, जिस प्रकार रावण का हुआ था। तो उसके साथ क्या हुआ, 322 ईस्वी में जो ये चाणक्य थे, इन्होंने चंद्रगुप्त नाम के एक लड़के को ढूंढा और उसको शिक्षा दीक्षा देकर बहुत ही ज्ञानवान बनाया और शक्तिशाली सेना का निर्माण करके घनानंद पर चढ़ाई करके 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त जो था उसने घनानंद को हरा दिया या हत्या कर दी। मतलब उसकी हत्या कर दी, किसकी मदद से, तो चाणक्य की मदद से। और किस वंश की स्थापना की, तो मौर्य वंश की स्थापना कर दी। ठीक है। आइए कुछ चीज़ जान लेते हैं। महाजनपद काल में जो कर प्रणाली थी वो क्या थी, तो उपज का 1/6वां भाग लिया जाता था। महाजनपद काल में कर प्रणाली जो थी उपज का 1/6वां भाग था। और बुनकर, लुहार, सुनार, ये सारे जो अपने कारीगर टाइप के व्यक्ति थे, जो ये क्या कहते, महीने में एक दिन राजा के लिए काम करते थे। ठीक है। तो ये इतना मैं आज एंड करता हूँ। इसमें फिर एक वीडियो लेके आता हूँ, फिर एक वीडियो, इसी तरह मैं क्रम से पूरा फटाफट लेके चलता हूँ। ठीक है। और अगर पीछे वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, और 1 नंबर से 2, 3, 4 ऐसे करते हुए देखते आएंगे तो आप पूरी किताब पढ़ लेंगे। और जब आप 1 नंबर से देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि मोहन पाठक ने आपको क्या पढ़ाया। और जब भी आप जब ये पूरा पढ़ लेंगे, आप पूरा कंप्लीट हो जाएगा वीडियो, तब आपको पता चलेगा। और एग्ज़ाम के जब आएंगे तब पता चलेगा कि मैंने क्या पढ़ाया था और क्या फंसा था। जो पढ़ाया था इसमें से ना फंसे तो उसी दिन यूट्यूब चैनल बंद कर दूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, नहीं तो एग्ज़ाम के बाद सब्सक्राइब करिएगा जब ये फंस जाए क्वेश्चन। चलिए, जय हिंद, भारत माता की जय।